नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का चक्रवर्ती से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति सहानुभूति। परम पावन दलाई लामा जी का आचार्य नागार्जुन द्वारा विरचित रत्नावली ग्रंथ पर ऑनलाइन प्रवचन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में 11वें पेंशन लामा की रिहाई हेतु वैश्विक आह्वान। अमेरिकी सरकार का तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा के बारे में चीन से सत्य जानकारी की मांग। नकुला के बाद लद्दाख सीमा पर भारत चीन सैनिकों के बीच फिर तनाव बढ़ा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा चीनी प्रवक्ता की बयान का कड़े शब्दों में खंडन। सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने कोविड-19 संबंधी वेबसाइट का शुरुआत। अब सुनिए खबर विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को एक पत्र लिखकर चक्रवाती अम्फान के कारण उनके राज्यों के कई जिलों में जान माल की भयंकर हानि पर संवेदना प्रकट की है। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्राकृतिक आपदा के दौरान पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रभावित लोगों के लिए सहायता प्रदान करने की प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने दोनों राज्यों के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए दलाई लामा ट्रस्ट से धनराशि योगदान दिया है। इसी 16 और 17 मई 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपनी निवास से विश्व के सभी बौद्ध श्रद्धालुओं को आचार्य नागार्जुन द्वारा विरचित रत्नावली ग्रंथ पर 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रवचन दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी प्राणी, चाहे वे कीड़ा ही क्यों ना हो, हम सभी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। उन्होंने अपने 3 प्रमुख प्रतिबद्धता जैसे सार्वभौमिक जिम्मेदारी, अंतर धार्मिक सद्भाव तथा तिब्बती संस्कृति, भाषा एवं पर्यावरण की संरक्षण पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भारत में निर्वासन में आया तो एक तरफ मुझे दुख हुआ था, परंतु दूसरी ओर मुझे निर्वासन में रहने के दौरान विश्व के आध्यात्मिक गुरुओं, वैज्ञानिकों तथा सभी क्षेत्रों के महानुभावों से मिलने का अवसर भी मिला जो तिब्बत में रहते नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि एक बौद्ध भिक्षु के नाते मैं अंतर धार्मिक सद्भाव में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि सभी धार्मिक परंपरा का मुख्य उद्देश्य करुणा और आत्मानुशासन है। यहाँ भारत में सभी आध्यात्मिक परंपराएं शांति से मिलकर रह रही है। मुझे विश्वास है कि धार्मिक सद्भाव दुनिया को शांतिपूर्ण वातावरण विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सभी श्रद्धालु परम पावन दलाई लामा जी के ऑनलाइन दर्शन पाकर तथा उन्हें पूर्णतः स्वस्थ देखकर प्रसन्नता से झूम उठे। हमारे सभी दर्शकों के लिए एक और खुशी की खबर है। इसी 29 और 30 मई को परम पावन दलाई लामा जी भारतीय समय अनुसार सुबह 9 से 10:30 बजे तक 2 दिवसीय ऑनलाइन आर्य अवलोकितेश्वर अभिषेक प्रदान करेंगे। हमारे सभी दर्शक प्रवचनों का हिंदी, तिब्बती, अंग्रेजी आदि भाषाओं में दलाई लामा कार्यालय के वेबसाइट तथा फेसबुक पेज पर जाकर सीधा प्रसारण देख सकते हैं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सीधे प्रसारण को देखते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। गत 17 मई 2020 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु
11वें पेंशन लामा गेंदिन छुकी नीमा की चीन द्वारा रहस्यमय ढंग से गायब किए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके प्रति एकजुटता दिखाते हुए दीप प्रज्वलन का भी आयोजन किया गया। सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे के अध्यक्षता में इस पैनल चर्चा में ताशी ल्यूम्बो मठ के जिखेब रिम्पोचे, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के आयुक्त डॉक्टर तेंजिन दोरजे, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के उप अध्यक्ष श्री फुजुंग सिरिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री कर्मा छुइंग शामिल थे। इसके साथ ही 11वें पेंशन लामा की रिहाई हेतु इस अभियान में विश्व के कई सरकारी अधिकारियों, सांसदों, तिब्बत समर्थक समूह तथा कई सामाजिक संस्थाओं ने चीन सरकार से वैश्विक अपील की। इसमें कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, लिथुनिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, इटाली, जर्मनी, स्लोवाकिया, बेल्जियम, स्कॉटिश, इस्टोनिया और ताइवान के सांसद सदस्य तथा विश्व के प्रसिद्ध संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना इत्यादि ने पेंशन लामा तथा उनके परिजनों की शीघ्र रिहाई हेतु चीन सरकार से आह्वान किया है। उसी प्रकार भारत स्थित तिब्बत समर्थक समूह के अम्ब्रेला संगठन कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के समन्वय से विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठनों ने चीन सरकार की दमनकारी नीतियों के प्रति पुरजोर विरोध करते हुए 11वें पेंशन लामा गेंदिन छुकी नीमा एवं उनके परिजनों की शीघ्र रिहाई का मांग की है। हमें ये बताकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अमेरिकी सरकार के विदेश मंत्री श्री माइक पोम्पे ने 11वें पेंशन लामा गेंदिन छुकी नीमा तथा उनके परिजनों को साजिश पूर्वक गायब किए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर एक प्रभावशाली बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने चीन सरकार से पेंशन लामा की रिहाई तथा उनके बारे में विश्व समुदाय को तुरंत जानकारी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार तिब्बत में चीन सरकार द्वारा तिब्बती संस्कृति, धर्म एवं भाषाएं की पहचान को मिटाने के साजिश पर चिंता व्यक्त करती है। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने अमेरिका सरकार द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर समर्थन तथा 11वें पेंशन लामा की रिहाई का मांग करने के लिए आभार प्रकट किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे और सूचना सचिव श्री छावांग ग्याल्पो आर्या ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री जाओ लीजेन द्वारा 19 मई 2020 को 11वें पेंशन लामा के संदर्भ में दिए गए बयान का दृढ़ता से खंडन किया है। विश्व समुदाय द्वारा लगातार दबाव के कारण चीन सरकार के प्रवक्ता श्री जाओ ने अपने बयान में ये दावा किया है कि 11वें पेंशन लामा महाविद्यालय से स्नातक कर चुके हैं और इस समय वह अच्छी नौकरी करते हुए सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस बयान को खारिज करते हुए सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने बताया कि अगर पेंशन लामा जीवित और सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं तो हमें और विश्व समुदाय को उनके बारे में पूरी जानकारी दीजिए और उनसे मिलने की अनुमति दीजिए। उन्होंने बताया कि हम 60 लाख तिब्बती उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। श्री छावांग ग्याल्पो ने बताया कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन चीन सरकार द्वारा आधे अधूरे एवं भ्रामक सूचना की कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय मीडिया के खबर अनुसार नकुला सीमा के बाद अब इसी 19 मई को लद्दाख के गालवन घाटी और पंगोंग झील के क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। ज्ञातव्य है कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध का परिणाम है कि चीन हर समय भारत के सीमा पर तनाव पैदा करता रहा है।
भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। हाल में दोनों पक्षों ने डेमचोक, दौलत बेग ओल्डी, गलवान नदी तथा पांगोंग जी के पास संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनात की है। भारत के कई विशेषज्ञों ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद का मुख्य कारण सन 1959 में तिब्बत पर चीन अवैध नियंत्रण से हुआ था। इस संदर्भ में भारत चीन विशेषज्ञ श्री श्रीकांत कोंडापल्ली और जयदेव रानाडे ने कहा है कि In the recent past, there are a number of territorial dispute related matters that have come up between India and China. We have seen, for example, in Nakula, in the northeast of Sikkim, bordering with Tibet, and also in Pankung Tso Lake, in Ladakh region, connecting to the Aksai Chin region, which is southwest of Tibet, and Xinjiang, southern portion of Xinjiang region. A third incident on May 5th was at the Galwan River Valley. So these three incidents surprised India because the agreement that the two leaders of China and India arrived at in Wuhan in April 2018, as well as in October 2019 in Chennai, they suggested that they will be giving strategic directions to the respective armed forces to de-escalate and use the confidence building measures to reduce tensions on the border areas. India has also begun the strategic roads construction. The Border Roads Organization and the GREF have been actively involved in the border roads construction. A number of these were completed and they are now planning to expand the networks. यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि चीन अपना सोच समझ के आई थी, प्रिपेयर्ड होके आई थी, और इसके दो तीन मेरे ख्याल से इंडिकेटर्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो चीन के पेट्रोल्स आए वो उनमें 150 और 250 लोगों के बीच में नफरी थी, मतलब वो प्रिपेयर्ड थे। नॉर्मली पेट्रोल जो आते हैं 15, 20, 10 लोगों के होते हैं, पर यहाँ पे इतनी संख्या में आने से मतलब वो उनकी कुछ तो तैयारी थी। दूसरी ये थी कि वो बेशक हथियार चलाने के लिए तो नहीं आए, बट उनके साथ उनके हाथ में बेटन्स थे और बेटन्स में मेटल के पीसेस गाड़े हुए थे। मतलब वो ये ज़रूर तय करके आए थे कि बेटन्स इस्तेमाल करेंगे चोट पहुंचाने के लिए दूसरे जो आदमी हैं, और वही हुआ जब उन मुठभेड़ हुई भारत और चीन के जवानों के बीच में। तीसरी बात ये हुई नाकुला में, जो सिक्किम के नॉर्दर्न एरिया में है, वहाँ पे भी ऐसे मुठभेड़ हुई, और जो चीन का जो मेजर था उसने भारत का जो कप्तान था उसको ठीक तरह से उससे बात नहीं की, और जो एक जवान लेफ्टिनेंट थे हमारे भारत के, वो नाराज़ हुआ और उसने वो चीन के मेजर को मुक्का डाल के गिरा दिया। बट ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है, जो तनाई थी वहाँ पे काफ़ी टेंशन बनी हुई थी। और ये गलवान वैली जो है जब वो हुआ तो वो भी 5 तारीख को शुरू हुआ था। उसके पहले भी 48 घंटे टेंशन थी, अभी तक भी टेंशन है। मामला ठंडा नहीं हुआ है। अफसर लोग गए थे तभी भी ठंडा नहीं हुआ है, पर वहाँ पे भी टेंशन है। और चीन अभी कहने लगी है कि गलवान वाली पहले से ही चीन की थी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये पूरी इलाका जो है ये तिब्बत के इलाका था, और हम तिब्बत और भारत के बीच में समझौता हुआ था ब्रिटिश इंडिया में,
और उसके बाद भारत ने कैरी ऑन किया है वो समझौता कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे पड़ेगा। तो ये तीनों जो इंसिडेंट्स हुए हैं इनको इग्नोर नहीं किया सकता है। ये नहीं समझें कि ये मामूली से इंसिडेंट है, अपने आप हुए हैं। ये सोच समझ के बेजिंग के प्लानिंग से ज़रूर हुए हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कोविड-19 आपातकालीन राहत समिति वेबसाइट का उद्घाटन किया। यह वेबसाइट तिब्बती समुदाय को कोरोना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा किए गए कार्य के बारे में लोगों को सूचना देना है। इस अवसर पर गृह विभाग के कालुन श्री सोनम तोपगेल खोलासांग और स्वास्थ्य विभाग के कालुन श्री छोक्योंग वांगचुक शामिल थे। अपने संबोधन में डॉक्टर सांगे ने कहा कि गृह विभाग ने भारत, नेपाल और भूटान स्थित तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिस के माध्यम से जरूरतमंद तिब्बती बुजुर्गों एवं विद्यार्थियों की सहायता के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के आपातकालीन सहायता कोष से 1 करोड़ रुपए वितरण करने की निर्णय लिया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।